नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे वो इंसाइट शेयर करूंगा जो आपके लिए वर्थी होंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगे। एक आइडिया मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। आप सबके साथ इस सीरीज के अंदर मैं सबसे मेन जो आपके साथ प्रॉमिस कर रहा हूँ वो प्रॉमिस ये है कि आपका इस वीडियो को देखने का पूरा वर्थ आपको मिलेगा। एक आइडियोलॉजी मैं आपको दूंगा इस वीडियो के साथ में। इस सीरीज के अंदर मैं 2 या 3 पार्ट बनाने वाला हूँ। इन 2 या 3 पार्ट में आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है और इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सब्जेक्ट का जो आज का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ये है कि सबसे मेन पॉइंट उसका ये है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। एक आदमी जिसके पास थोड़ा सा इनकम होता है, थोड़ा सा सोर्स होता है, सेविंग्स होती हैं, वो उसके लिए एक ट्रबल सबसे बड़ा ये रहता है कि मैं इसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ और क्या जगह है जहां पर मुझे इसका बेस्ट रिटर्न मिलेगा और सही तरीका कौन सा है जिसके इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं रिस्क को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकूं। हालांकि जो फिनेंस है, जो सब्जेक्ट, वो ये कहता है कि रिस्क जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी का एक रेशियो है कि दोनों ही एक ही प्रोपोर्शन में इंक्रीज होते हैं। अगर उसी के साथ में रिस्क के साथ में लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये वीडियो जो है उसका मेन जो पर्पस है वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर एक क्रिएट करना कि क्या पैटर्न है, हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं उस सराउंडिंग में क्या पैटर्न्स हैं, जिन पैटर्न्स को जोड़ करके आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। अगर मुझे कोई पिक्चर दिखाई दे रही है तो जरूरी नहीं है वो पिक्चर आपको भी दिखाई दे रही हो, और हो सकता है कि जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही हो वो बिल्कुल भी मुझे नहीं समझ में आ रही हो। मेरा मानना ये है कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि क्लास में एक बहुत मेरिट रैंकर बच्चा है, बहुत ही अच्छा है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उस बच्चे को टीचर नहीं समझाता है तब भी उसकी समझ में आ जाता है। वो उस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकता है, उस मैथमेटिक्स को समझ पाता है जो कि टीचर ने उसको नहीं समझाई है। वो सिर्फ किताब के हेल्प से भी पढ़ लेता है, और बहुत से बच्चे हैं जिनको टीचर हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला जो थॉट है वो दिमाग में ये आता है कि भाई दूसरे को समझ में आ रहा है, दूसरा मुझसे ज़्यादा दिमाग रखता है, दूसरा मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है। ये जो हम अपने आप को बाउंड कर लेते हैं, हमको अपने आप को बाउंड नहीं करना चाहिए। हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि कोई बात नहीं, हो सकता है उस स्टूडेंट को पहले हमसे समझ में आ रहा है, वो बिना हेल्प के समझ पा रहा है, लेकिन अगर टीचर हमको थोड़ा सा गाइड कर देगा और या फिर वो स्टूडेंट हमको थोड़ा सा गाइड कर देगा कि उसने ये चीज़ कैसे समझी, तो हम भी उस चीज़ को समझ जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। आप समझिए कि रेस जीतने वाले और जो तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है कि हम में और उनमें क्या गैप है और उस गैप को हम कैसे कवर कर सकते हैं। देखो, सबका भला नहीं हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं कुछ वैल्यूएबल डिलीवर कर सकूँ। तो इस इंटेंशन के साथ में मैं आपके पास ये सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ कि कहाँ हम इन्वेस्ट करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंडिंग को समझें, पैटर्न की। जो पैटर्न आपके आसपास ड्रॉ है उस पैटर्न को, जैसे एक पजल गेम होता है, आपको अलग अलग पिक्सेल्स पड़े होते हैं तो समझ में नहीं आता कि पूरी पिक्चर क्या है, लेकिन उसमें से कुछ पिक्सेल्स को जब आप एक साथ जोड़ते हैं और वो अगर सही तरीके से जोड़ी गई है तो कुछ लोगों को उस छोटे से टुकड़े से भी समझ में आ जाता है उसकी। जैसे एक आपने देखा होगा, बचपन में हम एक ऐसा पजल गेम देखते थे जिसमें एक हीरोइन की सिर्फ आंख देखकर भी कई लोग बता देते ये ऐश्वर्या राय है, और कुछ लोगों को आधा फेस उस पिक्सेल्स को जोड़ करके दिखाया जाता था, तब समझ में आता था कि ये वो हीरोइन है। तो इसके
अंडरस्टैंडिंग उस पिक्सेल्स की, जो एनवायरनमेंट हमारे आसपास है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे, उसी हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं आपको इसमें रीज़न दूंगा कि क्यों मुझे ये बात समझ में आ गई, और आपको क्या चीज़ पे आप ध्यान दोगे तो आपको आ जाएगी। मैं आपके सामने कोई प्रवचन नहीं दूंगा, कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं बताऊंगा कि जैसे आज की डेट में बाबा लोग बता रहे हैं, ऐसा ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, जैसे कि लोगों को बता देते हैं कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है। मैं ऐसा कोई ज्ञान नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको एक रीज़न दूंगा जिससे आप गूगल करें, आप उसको समझने की कोशिश करें और आप समझ पाएँ, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से आप समझ पाएँ कि इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करना चाहिए, क्या सही इन्वेस्टमेंट है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब उसके अंदर मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको अपना दे देता हूँ। मैंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, एमबीए किया है, एचआर और टूरिज्म मेरा मेजर था। उसके अलावा मैंने 2005 में फर्स्ट टाइम मैं घर से निकल गया था, सेकेंड ईयर में छुट्टियों के दौरान। तब से मैं अलग अलग शहरों में रहा हूँ, अलग अलग लोगों के साथ रहा हूँ, और मेरे पास वो 18 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने नेट जेआरएफ निकाला है। मैं पीएचडी करने गया था लेकिन मैंने पीएचडी की नहीं, और 3 बार मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब के लिए हुआ है। एक बार तमिलनाडु स्टेट यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। एक बार मेरा सिलेक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ स्टेट यूनिवर्सिटी पंडित रविशंकर, जिसमें मैंने 3 साल तक वहाँ पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया है पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को, जिनके एज में और मेरे एज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। 7-8 साल 10 साल का डिफरेंस था ज़्यादातर बच्चों से। कुछ बच्चे मेरे से भी ज़्यादा एज के थे पोस्ट ग्रेजुएशन के, जिन्हें मैं पढ़ा रहा था। तो मेरा मेन जो मैं गेन समझता हूँ वो उन 18 साल में, आज 36 साल का हूँ, 18 साल जो मैंने आउटसाइड घर से, घर के एनवायरनमेंट से बाहर रह करके जो मैंने सीखा, कभी गरीब के घर में रहकर किराए पे, कभी अमीर के घर में, कभी किसी कास्ट के घर पे किराए पे रहकर, कभी किसी शहर में और कभी किसी शहर में, ये जो मेरी नॉलेज थी उस नॉलेज ने मेरी हेल्प करी है। और हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस अभी बहुत कम हो, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट होने की मुझे उम्मीद है। आप लोगों के साथ मैं और सीखूंगा और समझूंगा, और हो सकता है कुछ लोग मुझसे भी सीखें, मुझसे भी समझें। तो अब टॉपिक पे आते हैं। रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको मेरे ऊपर क्यों फेथ करना चाहिए। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एक मेंढक की आपने कहानी सुनी होगी। एक मेंढक को एक आदमी ने कढ़ाई में डाल दिया, कढ़ाई के नीचे गैस जला दी। अब वो मेंढक कोशिश करता तो उस कढ़ाई से बाहर आ जाता, लेकिन उसने जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता गया, उसने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को उसके हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश की। तो एक टाइम ऐसा आया कि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया पानी का, अब उसकी कैपेसिटी नहीं थी। तब तक वो कोशिश करता रहा, मैच करता रहा, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम करता रहा, क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। उसने काफ़ी हद तक मैच कर लिया उस टेम्परेचर को, और बहुत लंबे टाइम तक वो सर्वाइव कर गया उस गर्म पानी के अंदर। लेकिन एक बॉइलिंग लेवल पे जब पानी आ गया तो उसके पास वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो बॉइलिंग लेवल पे भी एडजस्ट कर सके। तो वो मेंढक अगर स्टार्टिंग में कोशिश करता तो उस कढ़ाई से उधर कर बाहर निकल सकता था, लेकिन उसने इंतजार किया उस पानी के बॉयल होने तक अपने आप को एडजस्ट करने का। तो आज वही सिनेरियो है जो सिनेरियोस हमें समझने चाहिए कि हमें उस पानी में से कब बाहर निकलना है। देखिए, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी एंट्री और एग्जिट। चाहे आप शेयर मार्केट हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो कोई और तरह का इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो। क्रिप्टो भी आज लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो है, जिसके अंदर मैं बिल्कुल फेथ नहीं करता हूँ, लेकिन आज की डेट में बहुत वेल्थी लोगों ने भी अपना 1%, 2%, 4% क्रिप्टो में डाल रखा है, जो लोग मेरी तरह फेथ नहीं करते और इंडिया वैलेट में नहीं रखते हैं, वो अदर कंट्रीज के जो वैलेट हैं उनके अंदर स्टोर करते हैं उस पैसे को। क्योंकि जो जमाने में चल रहा है आपको उसको समझना जरूरी है। अगर आप उसके साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे तो ये इन्वेस्टमेंट का गेम आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो
उस अंडरस्टैंडिंग को समझना बहुत जरूरी है कि जो आपका एनवायरनमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर एक और बताना चाहूंगा जो इसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करता है कि कैसे ये एनवायरनमेंट आपको अफेक्ट करने वाला है। ये एनवायरनमेंट आपको क्यों अफेक्ट करेगा, कैसे अफेक्ट करेगा, वो आपको जरूरी है समझना कि लॉन्ग टर्म में आपको, जैसे आप समझ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया जॉब मार्केट के अंदर, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो आज इंडिया के अंदर जॉब की क्राइसिस ऑलरेडी है, और जब एआई पूरी तरह से आ जाएगा तो, क्योंकि हमारे यहाँ पर लालच की कोई कमी नहीं है, करप्शन की कोई कमी नहीं है, तो बहुत इजी टर्म्स हो जाएंगी, बहुत इजी ये सब चीजें हो जाएगी कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज को काम में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार देना, जॉब देना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। आज भी वो चीजें काफी हद तक खत्म हो गई हैं और बिल्कुल वो आगे आने वाले समय में खत्म हो जाएंगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। आज बाजार में क्या हो रहा है, किस तरह के नियम और कानून है जो आने वाले समय में आपको अफेक्ट करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है, ये जो इसे शॉर्ट पॉडकास्ट समझिए आप 25-30 मिनट की, जिसके अंदर मैं आपको एक आइडियोलॉजी देने वाला हूँ। इस आइडियोलॉजी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल है। अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, देखो सालों से हमने ये बातें सुनते आए हैं कि अगर आप जमीन में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा कम से कम डिक्रीज नहीं होगा, आपका पैसा कम से कम उसकी वैल्यू नहीं गिरेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म से आपको इस चीज को एनालाइज करने का मौका नहीं मिला कि ये कंसेप्ट वाकई में फायदेमंद है, इससे लोगों को फायदा मिला है। लेकिन आज की डेट में जैसे जैसे समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, उन चीजों का क्या मतलब हो जाता है, उस चीज का लोग कैसे बेनिफिट लेने लग जाते हैं। तो कल, बीते हुए कल में ये चीज इंपॉर्टेंट थी, लेकिन मैं अभी आपके सामने एक डेटा शेयर करूं। अगर आप खुद भी गूगल करेंगे तो इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, 141 करोड़ आज की डेट में जो इंडिया की पॉपुलेशन है, अगर इस पॉपुलेशन में हर एक व्यक्ति को, यानी कि आपके घर में आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी पिताजी, आपकी बेटी, आपके बेटा, सबको अगर 1,000 स्क्वायर फीट दे दी जाए जगह घर बनाने के लिए या गार्डन बनाने के लिए या उसमें अपनी जरूरत की सब्जियां उगाने के लिए, सबको 1,000 स्क्वायर फीट दे दी जाए, तब भी भारत की जो टोटल लैंड है, जो टोटल लैंड एरिया है, जो भारत की सीमा है, उसके अंदर सिर्फ 4% जमीन ही काम में आएगी। इतनी जमीन हमारे पास है, फिर भी हमारे अंदर ये जमीन को लेकर के ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हाहाकार मच गई कि भाई जमीन की इतनी ज्यादा वैल्यू होगी और इतना ज्यादा आपको रिटर्न दे जाएगी। क्या ये कोई ट्रैप तो नहीं है? इस ट्रैप को आप कैसे समझेंगे? आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी, इन पिक्सल्स को आप जब जोड़ करके देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया समझ में आएगा। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ये एक पार्ट में बताना बहुत मुश्किल है, तो हो सकता है मैं 2 या 3 पार्ट में इसको बनाऊं, और उसके बाद मैं एक सीरीज करूंगा जहां आज की डेट में इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मैं समझता हूं, मैं उस लोकेशन को कवर करूंगा। और इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि इस सीरीज में जो मेरी अर्निंग होगी, अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, लेकिन अगर ये मोनेटाइज होता तो एड से जो रिवेन्यू होती, जो आज की डेट में मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उससे 1000 टाइम्स का ये एक सीरीज का मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मतलब जितने की ये वीडियो बनेगी उससे 1000 हिस्सा, अगर ये चैनल मोनेटाइज होता है, इतने सब्सक्राइबर जितने मेरे आज हैं, तो उतनी अर्निंग होती सिर्फ। मतलब 1000 गुना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसके लिए अगले इस पूरी सीरीज के अंदर। तो ये इसे हम सेपरेट रखते हैं, अभी पॉइंट पे आते हैं। अब मैं आपको एक पैटर्न समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन इस प्लानिंग के अंदर है, कौन इसे प्लान कर रहा है। मोटा मोटा समझाएं तो इसे प्लान करने के लिए अभी आज की डेट में 2 तरह के लोग आप समझिए कि एक रिच क्लास और एक पुअर क्लास। कोई मिडिल क्लास नहीं एग्जिस्ट करता है।
मिडिल क्लास सिर्फ उन दोनों के बीच में जोड़ने का एक पुल समझिए आप, जो किसी टाइम पे इम्पोर्टेंट था, अभी वो पुल कमजोर होता जा रहा है। पहले मिडिल क्लास एक बड़ा मिडिल क्लास हुआ करता था जो रिच क्लास के साथ में अटैच था, जो उसकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता था, जो उसको साधन सुविधाएं उपलब्ध कराता था, जो उसके सर्विसेज प्रोवाइड करवाता था। तो वो एक क्लास था मिडिल क्लास। लेकिन अभी वो मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है और पुअर क्लास जो है उसके अंदर थोड़ा सा ग्रोथ इसलिए आप मान सकते हैं क्योंकि एक जो पैसा था पहले जमाने में वो कम था, आज की डेट में पैसा बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि आपने रिसोर्सेस का शोषण करना शुरू कर दिया है। जो आज की जनरेशन है वो जो भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है ऑन अर्थ, जो भी रिसोर्सेस है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो चाहे वो ह्यूमन मेड हो, उन सब का शोषण हम कर रहे हैं। उन शोषण करने की वजह से हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस को रीप करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा निचोड़ निकाल देना चाहते हैं उन रिसोर्सेस का। और ये कर कौन रहा है? रिच क्लास, जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है ये सब करने के लिए। तो ये जो लड़ाई है, ये जो आगे बढ़ने का जो एक दौड़ है, उसके अंदर दो क्लास है, मोटा मोटा आप समझे। बीच में मिडिल क्लास को आप थोड़े देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। हो सकता है आप लोग समझते हैं कि आप और हम मिडिल क्लास में आते हैं, लेकिन आपको रियलिटी समझने की जरूरत है। आज की डेट में मिडिल क्लास कुछ नहीं होता है। आज की डेट में जो होता है एक पुअर क्लास होता है और एक रिच क्लास होता है। रिच क्लास जो डिसाइड कर रहा है गेम को, और एक पुअर क्लास जो उस गेम का पार्ट है, जिसके बेसिस पे जिस आप उन रिसोर्सेस को रीप करोगे, उन फलों का रस निकालोगे, जो आप शोषण कर रहे हो इस प्लेनेट का, उसको करने के लिए जिनकी आवश्यकता है, जो कि आपके लिए हाथ और पैर बनेंगे, तो वो है पुअर क्लास। तो ये पुअर क्लास और रिच क्लास का जो गेम है उसको हमें समझने की जरूरत है। हम आसपास के सिनेरियोज पे सबसे पहले फोकस करेंगे। हम ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं जाएंगे, हम अपने आसपास के सिनेरियोज पे आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमको समझना, यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि दो क्लास है, एक रिच क्लास और एक पुअर क्लास। रिच क्लास जो प्लान बनाता है और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करता है, जो डिसाइड करता है कि हमें क्या चीज चाहिए और हम उसे कैसे बेचेंगे, किसको बेचेंगे, कोई क्यों उसको खरीदेगा। ये जो ओवरऑल प्लानिंग करने वाला जो क्लास है, रिच क्लास है। और एक जो क्लास है जो उस डायरेक्शन में चलता है, जो डायरेक्शन वो रिच क्लास आपको दिखा रहा है। एक रिच क्लास, आप आज से 10 साल पीछे जाके देखिए, एप्पल आईफोन क्या वैल्यू थी उसकी 10 साल पहले, क्या एग्जिस्ट करता था वो? तो एक आदमी ने आपको ड्रीम दिया कि एक बेस्ट क्वालिटी का हेडफोन आपके पास में होना चाहिए, हाथ में रहने वाला एक फोन होना चाहिए, उसमें इतने तरह के फीचर होने चाहिए, और वो देखते ही देखते रिच बन गया। और आप सबको वो एक डायरेक्शन दे दी कि आप सबको अपने आप को वेल्थी दिखाने के लिए आपके पास आईफोन होना चाहिए, चाहे आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो या नहीं हो। बस आपको वो डायरेक्शन दे दी कि आप उससे अमीर हो, उसके होने से आपका अमीर होना साबित होगा, तो आप सभी उस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। एक रिच क्लास आज की डेट में रोबोटिक्स पे काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, यहां तक कि इस चीज पे काम कर रहा है कि अगर हालात खराब हो गए तो अमीर लोग मंगल ग्रह पर जाकर रहेंगे या चांद ग्रह पर जाकर के रहेंगे। तो वो उस पे काम कर रहा है, और वो फोन स्क्रॉल नहीं करता है आपकी तरह, यूट्यूब नहीं चलाता है मेरी तरह, ना कोई वीडियो बनाता है। वो सिर्फ एक वीक के अंदर 4-5 मिनट फोन को काम में लेता है, वो भी बहुत अर्जेंट कंडीशन में। अदरवाइज टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और अपने एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्शन और बिजनेस आइडियाज और मीटिंग्स, इसके अलावा उसे फुर्सत नहीं मिलती है। वो खुद इस चीज को नहीं करता है और आपको एक डायरेक्शन दे दी है उसने, और आप सब ये सब चीजें कर रहे हो। तो ओवरऑल हम इतनी डीप में नहीं जाएंगे, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, हम हमारे आसपास की पिक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, आसपास के पिक्सल्स को जोड़ करके हम देखेंगे कि हमको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और एंट्री कब होगी और एग्जिट कब करना है, हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, कैसे
हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। इसे मैं आपको 2-4 एग्जांपल दूंगा, उन 2-4 एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला मैं एग्जांपल आपको देता हूं धारावी का। बॉम्बे के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी। आज से 25-30 साल पहले आप जाकर के देखेंगे तो वो इतना बड़ा स्लम नहीं हुआ करता था। ये स्लम इंक्रीज होने का जो रीजन है, वो कैसे ये स्लम इंक्रीज हुआ कि गरीब आदमी, कमजोर आदमी अपने गांव में जब उसको रोजगार नहीं मिला तो वो बड़े शहर की तरफ भागता है। तो इंडिया का जो 20-25 साल पहले टॉप मोस्ट जो सिटी थी वो बॉम्बे थी। तो 90s 80 90s की जो यंग जनरेशन थी, उनका ड्रीम होता था कि हम बॉम्बे चले जाएंगे और हम बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो वो स्लम को क्रिएट होने का रीजन वो था। लेकिन आज वो स्लम की जो लैंड है वो रिसोर्स है। और आप देखो, मैं पॉलिटिकल इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन जो समझने की बात है उसे आप इसमें नोटिस कीजिएगा। बस थोड़ी सी चीज पे गौर कीजिएगा कि आज की डेट में वो लैंड रिसोर्स है, क्योंकि वो मुंबई के बीचों बीच है। तो और कहीं पर भी रिसोर्सेस है तो वो किसको चाहिए? रिच क्लास को। तो रिच क्लास के लिए आप कोई मैटर नहीं करते। वो लोग जो सबसे पहले आए थे वहां पर, वो कोई मैटर नहीं करते। उन्होंने अपने यार दोस्त मित्र गांव वालों को बुलाया कि भाई यहाँ रोजगार है, और धीरे धीरे वो स्टैब्लिश होता गया। वहाँ फैक्ट्रियां चलने लगी, जीन्स बनने लगी, छोटे मोटे पार्ट्स बनने लगे, सामान बनने लगे, सब कुछ वहाँ आज की डेट में बड़ी इंडस्ट्री है अपने आप में। वो धारावी स्लम जो है उसके अंदर इतने तरह के रोजगार चलते हैं, छोटे हैंडीक्राफ्ट से लेकर के बड़ी चीजें बनने तक बहुत कुछ होता है। लेकिन इट डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है उस रिच क्लास के लिए। रिसोर्सेज की वैल्यू जब इतनी हो जाएगी कि उसको इरेज करने पे जो कॉस्ट आ रही है, अगर वो कॉस्ट कम है उस रिसोर्सेज के मुकाबले, तो वो रिसोर्सेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ डिसाइड करता है वो रिच क्लास। तो रिच क्लास कैसे उसको, अब आप देख रहे हैं कि वहां पे एक 42 मंजिला इमारत बन रही है जिसमें 300 स्क्वायर फीट एरिया का रेट 1 करोड़ रुपए है, और वो उस लेबरर को, उस कामगार को जो धारावी का ओरिजिनल है उसे वो दिया जाएगा। रेस कोर्स के पास में 42 मंजिल की वो बिल्डिंग में पूरी धारावी वहां से खत्म करके वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ जाएंगे। और डेवलपमेंट का एक आइडिया होता है। डेवलपमेंट का आइडिया क्या होता है? आप सबसे पहले लोगों को एक पॉजिटिव रीजन दोगे कहीं भी एंटर होने के लिए। जब तक आपको वो पॉजिटिव रीजन नहीं देंगे, आपको पॉजिटिव नोट के साथ वो डेवलप करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे कि वहां पर हम विकास करेंगे, वहां पर सुविधाएं करेंगे, वहां की कनेक्टिविटी अच्छी करेंगे, XYZ ऐसे रीजंस के साथ वो चीज आएगी। और अल्टीमेटली जो रीजन होगा वो होगी वो रिसोर्सेस। तो उसे समझना जरूरी है। देखिए, पहले वीडियो के अंदर आपको टू द पॉइंट ये चीज समझ में नहीं आएगी कि हमारा इन्वेस्टमेंट इससे किस तरह से रिलेटेड है, लेकिन आपको ओवरऑल पिक्चर अगर नहीं समझनी है तो फिर ये इन्वेस्टमेंट की बात करना बेकार है। क्योंकि अगर आपको तुक्का लगाना है सिर्फ कि भाई मैं इसमें कर दूं तो फायदा हो जाएगा कि नहीं, उसमें कर दूं तो फायदा हो जाएगा कि नहीं, आपको जरूरी है कि आप इस इन्वेस्टमेंट के रीजन को समझें कि आप किसी चीज में क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ओवरऑल पिक्चर क्या है, क्या कारण है जो उसको इफेक्ट करेंगे, क्या कारण है कि आपका वो इन्वेस्टमेंट उस जगह पर सही होगा। तो हम उस पिक्चर को समझने के लिए इस पूरी सीरीज को आपको देखना पड़ेगा, आपको अपना थोड़ा सा टाइम खर्च करना पड़ेगा। पर मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आपके आइडिया क्लिक कर गया, आपकी ये पिक्चर समझ में आ गई, तो ये आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट देने वाला है। अब दूसरा हम एग्जांपल उठाते हैं गोवा। आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। गोवा के पास में 1 करोड़ 20 लाख स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड, जो कि फॉरेस्ट एरिया था, डीक्लासिफाइड कर दिया गया है। डीक्लासिफाइड कर दिया गया है, वो जंगल और फॉरेस्ट एरिया नहीं है। जो फॉरेस्ट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से, एक्ट के, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से जो हमको उसको कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन उसका करके रखना है, उसमें से उसको डी क्लासिफाइड कर दिया गया। मतलब उस
हिस्से को फॉरेस्ट लैंड नहीं माना जाएगा। उस जगह को हटा दिया गया है, उसको डिफॉरेस्ट मतलब उसको आपको इम्पोर्टेंट लैंड पार्ट एंड पार्सल आप मानेंगे आज से मतलब जब से वो हुआ है, रिसेंटली ये चेंजेस हुए हैं। तो 1.2 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड को डिक्लासिफाइड कर दिया गया है और अब वहां पर फॉरेस्ट नहीं है, अब वो लैंड बेची जाएगी। वो 60,000 करोड़ की लैंड बेची जाएगी बिल्डर्स को, प्रमोटर्स को, और वहां पर विलास और लग्जरी प्रोजेक्ट, होटल्स, कैसीनो, वो सब चीजें आएंगी। इन्वेस्टमेंट आइडिया मैं आपको बहुत सारे दे सकता हूं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर समझना जरूरी है कि क्या हो रहा है आसपास के एनवायरनमेंट में, क्या हो रहा है, क्या सब चीजें हैं जो कि आसपास के एनवायरनमेंट में चल रही है। तो ये पिक्चर्स में समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। देखिए, हमने पहला एग्जांपल देखा धारावी का, दूसरा एग्जांपल हमने देखा गोवा का, अब हम तीसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हो सकता है आप लोगों ने इसके बारे में पूरा नहीं सुना हो, पूरा नहीं समझा हो, लेकिन एक और एग्जांपल मैं बॉम्बे का लेता हूं। तो एरे फॉरेस्ट, वो ट्राइबल्स की लैंड है, लाखों करोड़ों वहां पर पेड़ है, बॉम्बे के बीच में है वो लैंड। 8,000 से ज्यादा तो वहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं उस जंगल के अंदर। एक डेटा के हिसाब से कुछ 40 से 50 के आसपास तो वहां पर लेपर्ड होंगे शायद। तो इतना बड़ा वो जंगल है। उस पूरे जंगल को आप डेवलपमेंट करने वाले हैं, वहां पर डेवलपमेंट, वहां मेट्रो लेकर आएंगे आप कनेक्ट करेंगे बॉम्बे को। तो एक ही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिसोर्सेस की वैल्यू अगर उस जगह को साफ करने की इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो गई तो आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, आप वहां से हटा दिए जाएंगे। आपकी न सिर्फ पेड़ काट दिए जाएंगे बल्कि और भी बहुत कुछ किया जाएगा। उस लैंड को फ्लैट करके वहां पर मल्टी बिलियनर और बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग वहां पर अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के आएंगे। एक नया गोवा बनेगा। वो गोवा ऐसा गोवा होगा जो पुराने गोवा से दूर होने के बावजूद उससे ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, उससे ज्यादा अर्निंग का सोर्स होगा। वो लास वेगस, अमेरिका के टॉप सिटी लास वेगस की तरह उसकी कंसेप्ट के ऊपर कुछ उसके जैसा कोई 5-10% का लास वेगस वो बनाने की कोशिश होगी। वैसे ही उस जंगल को, जहां पर 8,000 लोग हैं, उस जंगल को वहां पर मेट्रो की लाइन लाई जाएगी, कनेक्टिविटी की जाएगी और फिर मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट आएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आएंगी, इमारतें आएंगी। सेम जैसे धारावी में हो रहा है वैसा ही एरे में भी होगा। अगर ये चीज पब्लिक में आ गई, पब्लिक डोमेन में आ गई, आप और हम उसके ऊपर वीडियो बनाने लग गए, तो इसमें कुछ टाइम के लिए से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और फिर उस काम को करने का कोई और तरीका ढूंढा जाएगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट। वहां पर जो दो ट्राइब्स आपस में लड़ रही हैं, रियलिटी में मैं जो मानता हूं कि उनमें से ज्यादातर लोगों को ये रीजन ही नहीं पता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ क्यों लड़ रहे हैं। जो सालों से एक साथ रह रहे थे वो अब एक दूसरे के जान के दुश्मन क्यों बन गए। आम आदमी कभी किसी का दुश्मन नहीं बनता है, एक द्वेष फैलाया जाता है, एक द्वेष उसके अंदर। आपको शायद ये जानकर के अजीब लगेगा कि वहां पर बहुत बेस्ट क्वालिटी के कोयले के रिजर्व हैं, कोल रिजर्व हैं। वो लैंड जो मणिपुर है उसके पास में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रग्स ट्रायंगल वहीं पर है, उस लैंड के बिल्कुल पास में। और वहां से एंट्री और एग्जिट होता है म्यांमार के रास्ते से। वहां पर ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कार्टेल है। वो लैंड के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज मिले हैं और कोयले की बहुत बेस्ट क्वालिटी के कोयले के रिजर्व्स वहां पर हैं।
और वो ट्राइबल लैंड है, आप ट्राइबल लैंड को खरीद नहीं सकते। अब आप उस रिसोर्सेस को कैसे काम में लोगे, कैसे उसको, ये एक पॉलिटिकल इशू हो जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, आइडिया से आपको, शायद मुझे एग्जांपल इसमें डिस्कस नहीं करना चाहिए था। पंजाब में ड्रग कार्टल, एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टल हमने सुना, न्यूज में ऐसा सुनने में आया, हमने देखा कि पंजाब को ड्रग्स खत्म कर दिया। क्या उसके ऊपर एक्शन हुआ, क्या उसके अंदर बदलाव हुए, या फिर यूं कहें कि एक बड़ा मार्केट कहीं पे डेवलप हो गया, छोटे छोटे लोगों ने बड़ा एक मार्केट डेवलप कर दिया, एक बड़े खिलाड़ी चाहते हैं कि हम उस मार्केट में एंटर हो जाए, चाहे उस मार्केट को साफ करने के नाम पर एंटर हो जाए, लेकिन वो पूरा मार्केट अब हमारा है। तो जहां रिसोर्सेस होंगे वहां पर आपको साइड कर दिया जाएगा। तो आपको ये देखना है कि एंट्री पॉइंट कहां है और एग्जिट पॉइंट कहां पर है। आप सही टाइम पर एंटर हो रहे हैं अगर मार्केट के अंदर, और सही टाइम पर एग्जिट हो जा रहे हैं, तो फिर आपका बेनिफिट है उसके अंदर। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने माइनिंग का जो रेगुलेशन एक्ट है उसके अंदर चेंजेस किए हैं, 2021 में अमेंडमेंट किया है। अब गवर्नमेंट आपसे कहीं पर भी लैंड ले सकती है, अगर वहां पर पहले भी एक्ट था, एक्ट के अंदर पहले प्रोविजन थोड़े स्ट्रिक्ट थे, अभी रिसेंट अमेंडमेंट के बाद में उसमें बहुत ज़्यादा लिबरलाइज कर दिया गया उनको। तुरंत आप ऑप्शन कर सकेंगे, तुरंत लैंड को एक्वायर कर सकेंगे, वहाँ के लोगों को रिहेबिलिटेशन और वो सब चीज़ें बाद में होती रहेंगी। पहले एक्ट के अंदर 70 और 80% का कंसेंट लेना जरूरी था। ऐसी बहुत सारे इसके अंदर अमेंडमेंट कर दिए गए हैं। अब अमेंडमेंट के बाद में तुरंत आप माइनिंग की लीज पर दे सकेंगे, उन प्रोजेक्ट्स को बांट सकेंगे, बिल्डर्स और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो उनकी लीज और ऑक्शन में उनको परचेज कर सकेंगे, और उसके ऊपर जो कैप थी कि इतनी ही माइनिंग, इतना परसेंट ही आप माइनिंग कर सकते हो, उन सब के ऊपर जो पेनल्टीज थी उनको चेंज कर दिया गया है। तो वो जो पिक्चर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर उन पिक्चर्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास क्या टाइम गैप है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किस लोकेशन पर आपको करना चाहिए और हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो आज की डेट में जो टायर 2 सिटीज है इंडिया के अंदर, जो टायर 2 सिटीज है, आप मोटा मोटा उन 20 शहरों को आप गूगल पे, ChatGPT पे सर्च कीजिए, आपको 20 शहरों की एक लिस्ट मिल जाएगी टायर 2 सिटीज के अंदर। तो वो टायर 2 सिटीज का मैं जो मानता हूँ, आप आज की डेट में जो ग्रोथ पीरियड है वो 4 से 5 साल का आप मान सकते हैं कि अगर कोई इस टाइम उन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और सही लोकेशन चूज कर पा रहा है, तो अगले 4 से 5 साल में आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे उन 20 शहरों के अंदर। अब उसके बजाय जो टायर 1 सिटीज हैं वो ऑलरेडी एक्सपेंसिव हैं, और उनके अंदर अगर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के आसपास अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तभी आप बेनिफिट निकाल पाएंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी ऑलरेडी हैं उस बेनिफिट को रीप करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर आज की डेट में टायर 1 सिटी का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो टायर 1 सिटी के अंदर हम देखते हैं कि बॉम्बे जो है वहाँ पर एक न्यू बॉम्बे, नवी मुंबई, जैसे बॉम्बे था फिर बॉम्बे के बाद में एक नवी मुंबई बना, तो अभी एक और बॉम्बे 3 बोलो, आप उसको बॉम्बे 3rd बोलो, तो बॉम्बे 3 भी उसको बोला जा रहा है। बॉम्बे 3 जो बन रहा है वो टायर 1 सिटी के अंदर एक एग्जाम्पल है जहाँ पर आप आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो बेनिफिट दे करके जाएगा। बस शर्ते वहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो उस मार्केट में ऑलरेडी अट्रैक्ट, वो मार्केट कर चुका है हम लोगों को। तो वहाँ पर आपके पास जो फेस करने के लिए इशू रहेगा वो ये रहेगा कि आप जो सही सौदे थे उनको खरीदने के लिए वहाँ पर बहुत सारे ग्राहक हैं, तो आपको सही सौदा मिल जाए जिसमें कोई घपला नहीं हो, जिसमें कोई माताफोड़ी नहीं हो, ऐसा सही सौदा मिल जाए तो उसके चांसेस कम होते जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं। तो
तो लेकिन आज की डेट में जो भी उस लोकेशन पर इन्वेस्ट कर रहा है, ये बात की श्योरिटी है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट उसने सही कर दिया तो वो 5 साल के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कई गुना हो जाएगा। जो रिटर्न आपको शेयर मार्केट से मिलता है या जो आपको एफडी से, बैंक से मिलता है, उससे कई गुना वो रिटर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको सिनेरियो के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको समझनी पड़ेगी कि आज की डेट में ओवरऑल 22 से ज़्यादा देशों के अंदर इंटरनल वॉर, कोल्ड वॉर टाइप चल रहा है और कुछ कंट्रीज में एक्सटर्नल वॉर्स चल रही है। तो 22 से ज़्यादा कंट्रीज आज की डेट में ट्रबल फेस कर रही है। आपको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि आज की डेट में करप्शन का लेवल इतना हाई हो गया है कि जो एक आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि भाई बैंक्स 75% पैसा जो है उसको लोन पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर उससे अर्निंग कर सकता है बैंक, लेकिन 25% उसको सेफ साइड में रखना पड़ेगा। तो वो 25% आज की डेट में नहीं है। बैंक ने 90% पैसा अपना जो है वो लोन पर दे दिया है और लोन में एनपीए हो रहे हैं। और एनपीए कौन लोग कर रहे हैं? कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं और वो भाग जा रहे हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर आने वाले 5 साल की पिक्चर हमको समझनी जरूरी है। तो ये जो गेम है, ये जो भाग दौड़ चल रही है कि मैं किस में इन्वेस्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो आपको मैं एक छोटा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको फिलहाल पिक्चर में ये चीज़ समझना जरूरी है कि 5 से 10 साल के अंदर ये पिक्चर चेंज होने वाली है। अगर हम सिनेरियोस पे गौर करें कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 5 से 10 साल में ये पूरा पिक्चर जो है चेंज होने वाला है। अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं ऐसी डेस्टिनेशन को कवर करने वाला हूँ जो कि इस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे पास में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हमारे साथ में कि हम 20,000 से ज़्यादा, हमारे देश के अंदर कानून है कि हम 20,000 से ज़्यादा कैश का ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, पैसा हम अपना बैंक में रखेंगे। और बैंकों में आज की डेट में हम लगातार सुन रहे हैं कि बैंक फ्रॉड हो रहे हैं और लगातार ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अगर हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप 250 ग्राम से ज़्यादा कोई अनमैरिड लेडी, 500 ग्राम से ज़्यादा कोई मैरिड लेडी और 100 ग्राम से ज़्यादा कोई मेल कैंडिडेट गोल्ड नहीं परचेज कर सकता है, करता है तो उसको उसका प्रूफ रखना पड़ेगा और उसको ये बताना पड़ेगा कि ये कैसे आया और कहाँ से खरीदा। तो अगर आज की डेट में आपको मेटल खरीदने पे, पीसीएस मेटल खरीदने पे बाउंडिंग है, आज की डेट में आपको रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करते हो तो वाइट में मनी अगर इन्वेस्ट करते हो तो उस पर आपको 30% प्रॉपर्टी गेन टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स, ओवरऑल टैक्सेस जो हमारे हैं वो आज की डेट में कितने ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं और आपको कैसे जगह मिलेगी कि वो रिच क्लास ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों के अंदर आपको कहाँ वो एक लूप हॉल, एक बग देखना है उस एप्लीकेशन के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कहाँ एक आपको बग देखना है और उस बग को काम में लेकर के, उस लूप होल को, उस कमजोर पार्ट को काम में लेकर के अपने लिए वेल्थ क्रिएट करनी है। ये चीज़ समझने के लिए हमको ओवरऑल पिक्चर को समझना जरूरी है। हम उसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं और अगले एपिसोड में मैं आपको एक सीरीज दूंगा, एक लोकेशन दूंगा जो आने वाले टाइम में आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड के अंदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएगी इन्वेस्टमेंट की। कि आज के टाइम में आने वाले भविष्य का लास वेगस, आप शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, अमेरिका का सबसे बड़ा ऐशो आराम या अय्याशी का शहर जो है वो है लास वेगस। बेलीजियो जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार आप होटे देखते हैं, बड़े बड़ी फिल्में आप देखते हैं हॉलीवुड की जिसके अंदर वो जो कैसीनो वाला एक शहर दिखाया जाता है लास वेगस, ऐसा एक शहर जो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आज की डेट में रखता है, हम अगली सीरीज में उसे कवर करेंगे और मैं आपको वो लूप होल बताऊंगा, वो एक कमजोर कड़ी बताऊंगा जिस कमजोर कड़ी का सहारा लेकर के आप 10 लाख 20 लाख इन्वेस्टमेंट जिनका है,
जिनके पास में 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है और वो अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, वो कैसे चेक करेंगे कि हम उस इन्वेस्टमेंट में, उस इतने बड़े गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको वो रास्ता बताने वाला हूँ कि आप कैसे इतने बड़े वर्ल्ड की टॉप इन्वेस्टिंग डेस्टिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे आप अपने आप को सेफ पाएंगे, अपने आप को सेफ रखेंगे कि आप कहीं गलत रास्ते पे न चले जाएं इस लालच में कि हम ज़्यादा कमाएंगे, हम किसी गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना कर दें। तो नेक्स्ट पार्ट में हम उस तरफ थोड़ा सा कोशिश करेंगे। मैं ओवरऑल पिक्चर आपको क्लैरिटी से बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं आज के समय में हालात ऐसे हैं कि अगर मैं आपको रियलिटी बताने लगूंगा तो तकलीफ ये हो जाएगी कि सच बोलने वाले को आज की डेट में गीला जूता मारा जाता है, और पहले भी ऐसा होता था। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि एग्जैक्ट सिनेरियोज क्या हैं, बट बीइंग ए लॉयर, इस प्रोफेशन से जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैंने देखा है कि सिस्टम, मेरे मायने ये कहते हैं कि सिस्टम एक गंदे नाले से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसमें एक अच्छा साफ सुथरा जीव सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो मोटा मोटा मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको ये समझना है कि हम कैसे वो सही डेस्टिनेशन ढूंढें और कहाँ हम सही एंट्री लें और कहाँ हमें सही एग्जिट लेना है। हमें क्या उस डेस्टिनेशन में उसका टाइम पीरियड क्या होगा और उस टाइम पीरियड को समझना जरूरी है कि क्यों उस टाइम पीरियड के अंदर ही वो डेस्टिनेशन बेनिफिशियल है, उसके बाद नहीं है, उसके बाद हमें लॉस हो सकता है उस डेस्टिनेशन में। तो हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट छोटा है तब भी हम क्या उस तक पहुँच सकते हैं, क्या उसमें हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आगे आपको एक सीरीज में दिखाने वाला हूँ। तो इस सीरीज में आप सभी से मैं निवेदन करूँगा, आप जुड़े रहें, बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी फीस समझिए आप लोग, और एक निवेदन है आपसे, सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री में कुछ नहीं मिलता, लेकिन बहुत कम रेट में आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है, जिससे आपका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होने वाला है। सिर्फ आप एक सब्सक्राइब करें और मुझे रीज़न दें कि मैं आपके साथ में कुछ शेयर करूँ।